एपिसोड 5 खौफनाक जंगल। उस काले साये को देखकर वंदना घबरा गई और अपने दोस्तों को इस बारे में बताने ही वाली थी कि उसने अपने आप को संभालते हुए खुद से कहा, क्या कर रही है वंदना? फिर से अपना मजाक बनाना चाहती हो क्या? वैसे भी वो लोग तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं करने वाले। और चुपचाप अपनी जगह पर बैठी रही। शाम के 5 बज रहे थे और वो लोग जंगल के काफ़ी अंदर तक आ चुके थे। आसमान में अब भी काले बादल छाए हुए थे और लगातार बारिश हो रही थी, जिस वजह से जल्दी ही अंधेरा हो गया था। शालिनी ने अपने मोबाइल में देखते हुए कहा, अभी तो बस 5 ही बजे हैं और इतनी जल्दी अंधेरा हो गया। शालिनी की बात सुनकर समीर ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, अरे बुद्धू, बाहर बारिश हुई है और आसमान में काले बादल छाए हुए हैं, इसलिए ऐसा लग रहा है। वैसे भी हम लोग जंगल में काफ़ी अंदर तक आ चुके हैं और जंगल में तो दिन में भी काफ़ी अंधेरा ही होता है। समीर ने अपनी बात ख़त्म की ही थी कि नितिन बोल पड़ा, भाई पता नहीं आगे रास्ता कैसा है, क्यों न हम आज रात यहीं पे अपना टेंट लगा ले। वैसे आइडिया बुरा नहीं है और मेरे ख्याल से कार में बैठे बैठे सब लोग थक भी गए हैं, समीर ने कहा। समीर की बात सुनकर प्रिया ने कहा, मुझे तो जोरों की भूख लगी है क्योंकि हमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। तो फिर ठीक है, आज रात हम यहीं पे कैंपिंग करेंगे, समीर ने कहा। चल नितिन, हम दोनों पहले अच्छी सी जगह ढूंढ ले जहाँ पे हम अपना टेंट लगा सके। बारिश अब रुक चुकी थी और आसमान भी साफ हो चुका था। समीर और नितिन दोनों कार से उतरकर आसपास कैंपिंग के लिए जगह ढूंढने लगे। जगह ढूंढते हुए दोनों कार से थोड़ी दूर आ चुके थे और उन्हें अब तक कैंपिंग के लायक कोई जगह नहीं मिली थी। समीर इससे थोड़ा चिढ़ गया और उसने कहा, और कितना ढूंढना पड़ेगा यार, इस मनहूस बारिश ने तो हर तरफ कीचड़ ही फैला दी है। अरे समीर, वो देख, अचानक से नितिन ने एक तरफ इशारा करते हुए कहा, लग रहा है वो जगह अब भी सूखी है, चल सामने जाकर देखते हैं, समीर ने कहा। उस जगह की ज़मीन सच में सूखी थी। जहां बारिश ने जंगल में चारों तरफ कीचड़ फैला दिया था, वहीं उस जगह की ज़मीन पर बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरी थी, मानो जैसे उस जगह को बारिश से बचाने के लिए किसी ने ढक रखा था। पास से देखने के बाद जब दोनों को यकीन हो गया कि वो जगह सूखी और टेंट लगाने के लिए सही है, तो समीर ने नितिन से कहा, भाई तू जाकर उन तीनों को लेकर आ और साथ में टेंट का सामान भी लेकर आना, तब तक मैं इस जगह को साफ कर लेता हूँ। समीर की बात सुनकर नितिन उन लोगों को लाने चला गया और समीर ने पास के एक झाड़ी को तोड़कर उससे उस जगह को साफ करने लगा। नितिन थोड़ी ही देर में प्रिया, वंदना और शालिनी को लेकर वापस आ चुका था। नितिन ने टेंट का सामान वहीं पास में ज़मीन पर रख दिया और फिर समीर से कहा, भाई तू टेंट लगा, मैं और प्रिया जलाने के लिए लकड़ियाँ ढूंढ कर लाते हैं। जाते हुए प्रिया ने वंदना से पूछा, वंदना तू भी चलेगी क्या हमारे साथ? अरे नहीं यार, मैं थोड़ी देर बैठना चाहती हूँ, वंदना ने कहा, और वैसे भी मुझे कबाब में हड्डी बनना अच्छा नहीं लगता। वंदना की बात सुनकर शालिनी ने कहा, सही कहा वंदना, वैसे भी बेचारों को कल से प्राइवेसी नहीं मिली। सुबह गेस्ट हाउस में देखा था ना तूने, डर का बहाना बनाकर कैसे लिपटी हुई थी नितिन से। शालिनी की बात सुनकर प्रिया ने मुंह बनाते हुए कहा, क्या यार, तुम दोनों तो मेरी टांग खींचने लगे। और वंदना, तेरी खबर तो मैं तब लूँगी जब तू बॉयफ्रेंड बनाएगी, फिर देखना मैं कैसे तेरी टांग खींचती हूँ। इतना कहकर नितिन और प्रिया लकड़ियाँ ढूंढने वहाँ से चले गए। समीर ने भी उस जगह की सफाई कर ली थी और फिर उसने शालिनी और वंदना से कहा, चलो जब तक नितिन और प्रिया लकड़ियाँ लेकर आते हैं तब तक हम तीनों मिलकर टेंट लगा लेते हैं। इधर नितिन और प्रिया लकड़ियाँ ढूंढते हुए कैंपिंग साइट से थोड़ी दूर आ गए थे। आसमान अब पूरी तरह से साफ हो चुका था और चारों तरफ तारे जगमगा रहे थे। प्रिया ने अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट जला रखी थी और नितिन लकड़ियाँ इकट्ठा कर रहा था। कुछ दूर और आने के बाद प्रिया ने नितिन से कहा, आई एम सॉरी नितिन, मैं तुम्हें बहुत तंग करती हूँ ना। प्रिया की बात सुनकर नितिन ने चौंकते हुए कहा, क्या? मैं कुछ समझा नहीं।
मैं हमेशा तुम्हें डांटती रहती हूँ, बात बात पे नखरे दिखाती हूँ। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि मुझे तो तुम्हारा डांटना और नखरे दिखाना अच्छा लगता है। आई डोंट नो मैं ऐसी क्यों हूँ, बट ट्रस्ट मी, आई रियली लव यू अ लॉट। प्रिया की बातें सुनकर नितिन ने लकड़ियों को नीचे रख दिया और फिर उसके पास आते हुए कहा, आई लव यू टू। आई नो कि तुम थोड़ी पागल हो, बट आई विल मैनेज। तुम सच में बहुत बुरे हो। कहते हुए प्रिया मुंह बनाकर नितिन के सीने पर मारने लगी। नितिन ने उसे रोकते हुए अपने बाहों में भर लिया और फिर हंसते हुए कहा, अरे सॉरी बाबा, मैं मजाक कर रहा था। नितिन की बाहों में आकर प्रिया शांत हो गई और फिर उसने भी नितिन को अपनी बाहों में भर लिया। दोनों खुले आसमान के नीचे उस जंगल में एक दूसरे से लिपटे हुए खड़े थे। चारों तरफ बस अंधेरा और खामोशी छाई हुई थी। ना तो किसी जानवर की आवाज़ सुनाई दे रही थी और ना ही कीड़े मकोड़ों की। धीरे धीरे दोनों के अंदर तूफान उठ रहा था और अब जंगल के सन्नाटे को चीरती हुई उन दोनों के दिलों की धड़कनें सुनाई देने लगी थी, जो शायद ट्रेन की रफ्तार से धड़क रही थी। नितिन के हाथ प्रिया के बदन पर फिसलने लगे थे और उसके होंठ प्रिया के चेहरे को चूम रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे आज दोनों सारी हदों को तोड़ देने वाले हैं। अचानक प्रिया को अपने पैरों में कोई चीज़ रेंगता हुआ महसूस हुआ और जब उसने नितिन से अलग होकर अपने पैरों की तरफ देखा तो वो डर के मारे चीख पड़ी। एक काला नाग उसके पैरों को अपनी कुंडली में जकड़ रहा था। वो देखने में बहुत ही बड़ा था और उसकी लंबाई तकरीबन 6-7 फीट के आसपास थी। प्रिया की चीख सुनकर समीर, शालिनी और वंदना भी वहां आ चुके थे। उन्होंने देखा कि प्रिया जमीन पर पड़ी चीख रही है और उस नाग ने उसके पैरों को अपनी कुंडली में जकड़ रखा है और नितिन उसके पास खड़े बुत बना उसको देख रहा है। ये देखकर समीर ने वक्त बर्बाद किए बिना पास ही पड़े हुए पेड़ के टूटी डाली को उठा लिया और फुर्ती के साथ उस डाली से नाग के फन को जमीन पर दबा दिया। इधर शालिनी नितिन को होश में ला रही थी। नितिन के होश में आते ही समीर ने उससे कहा, नितिन जल्दी से प्रिया के पैरों को उस नाग के पकड़ से छुड़ाओ। नितिन और शालिनी दोनों मिलकर प्रिया के पैरों को छुड़ाने की कोशिश करने लगे, मगर अपना फन दबा होने के बावजूद उस नाग ने बड़ी मजबूती के साथ प्रिया के पैरों को जकड़ रखा था। उन दोनों को नाकाम होते देख समीर इधर उधर कुछ ढूंढने लगा और फिर उसने नितिन से कहा, नितिन एक काम कर, इधर आकर इस डाली को पकड़ और ध्यान रहे उस नाग के फन को आज़ाद होने मत देना। जैसे ही नितिन ने समीर के हाथों से उस डाली को लिया, वो दौड़ते हुए एक तरफ भागा और वहाँ से एक बड़ा सा पत्थर उठा लाया। समीर ने बिना कुछ सोचे उस पत्थर से नाग के फन को कुचल दिया। इसके साथ ही प्रिया के पैरों से उसकी पकड़ ढीली हो गई। उसके बाद शालिनी और वंदना ने मिलकर प्रिया को उठाया और फिर समीर ने उनसे कहा, तुम दोनों उसको लेकर कैंप में जाओ, मैं और नितिन लकड़ियाँ लेकर आते हैं। थोड़ी देर बाद सारे दोस्त कैंप फायर जलाकर उसके पास बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे। प्रिया अपने पैरों में दवाई लगा रही थी क्योंकि नाग के जकड़ की वजह से उसके पैर थोड़े सूज गए थे। बातें करते हुए समीर ने नितिन से पूछा, वैसे एक बात समझ में नहीं आई कि तुम लोगों को इतना बड़ा सांप दिखाई कैसे नहीं दिया? प्रिया ने तो अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट भी जला रखी थी, आखिर तुम लोग कर क्या रहे थे? वो दरअसल नितिन की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि वंदना बोल पड़ी, और क्या करेंगे? अंधेरे और अकेलेपन का फ़ायदा उठाकर आशिक बनाया अपने गाने की रिहर्सल कर रहे थे। वंदना की बात सुनकर सब लोग हंस पड़े और प्रिया ने कहा, यार वंदना, माना कि तू सिंगल है, पर लगता है तुझे इन चीज़ों का बहुत एक्सपीरियंस है। प्रिया की बात पर वंदना ने मुंह पिचकाते हुए कहा, छी, मुझे क्या तूने वैसी लड़की समझ रखा है? वैसे भी इतने सालों से तुम लोगों के साथ रहकर मुझे सब पता चल गया। अरे मैं मजाक कर रही थी, बट यार सच बोलूँ तो उस सांप के चक्कर में सारा मजा किरकिरा हो गया। कहते हुए प्रिया ने अपना सिर नितिन के कंधों पर टिका दिया।
सारे दोस्त कैंप फायर के पास बैठकर हंसी मजाक करते हुए अपने वेकेशन को एंजॉय कर रहे थे। बातें करते हुए काफ़ी वक्त बीत गया और फिर शालिनी ने कहा, यार किसी को खाना वाना नहीं खाना क्या, या फिर यूं बैठकर बातें करते रहने का प्लान है। शालिनी की बात सुनकर प्रिया ने कहा, तुम लोगों को जो बनाना है बनाओ, मैं तो बस आराम से खाऊंगी क्योंकि मुझे कुकिंग बिल्कुल भी नहीं आती। चल शालिनी, हम दोनों ही मिलकर कुछ बना लेते हैं। कहते हुए वंदना बैकपैक में कुछ ढूंढने लगी। उसने बैकपैक से नूडल्स के पैकेट निकाले और फिर बोली, चलो आज यही बनाते हैं। फिर शालिनी और वंदना दोनों मिलकर नूडल्स बनाने लगी और थोड़ी ही देर में उन्होंने नूडल्स तैयार कर लिया। उसके बाद सारे दोस्त एक साथ बैठकर नूडल्स खाने लगे और प्रिया ने खाते हुए कहा, वाओ यार, सच में नूडल्स बहुत टेस्टी बनी हैं। तुम दोनों एक काम करो, ग्रेजुएशन के बाद फास्ट फूड की दुकान खोल लो। इतने में शालिनी ने कहा, और फिर रोज तुझे और नितिन को फ्री के नूडल्स खिलाऊं क्योंकि तुझे तो कुकिंग आती नहीं। क्या यार, मैं तो बस। प्रिया बोलती हुई अचानक से रुक गई और अपने पैरों की तरफ देखने लगी। नितिन ने ये बात नोटिस की और फिर उसने पूछा, क्या हुआ प्रिया, आर यू ओके? प्रिया ने इधर उधर देखते हुए कहा, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पैरों पे कोई चीज़ रेंग रही हो। समीर ने उसके पैरों की तरफ देखते हुए कहा, पर यहाँ तो कुछ भी नहीं है। शायद उस सांप की वजह से तुम्हें ऐसा लग रहा होगा। हाँ, शायद यही बात है। कहते हुए प्रिया वापस अपना नूडल्स खाने लगी। इधर समीर ने अपना नूडल्स ख़त्म कर लिया था और अब वो अपने पास पड़ी एक लकड़ी उठाकर कैंप फायर को ठीक कर रहा था कि तभी शालिनी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, समीर, ये तुम्हारे हाथों में क्या है? देख तो रही हो, लकड़ी है। कैंप फायर में बहुत ज़्यादा राख हो गई है, बस उसी को हटा रहा हूँ। तभी वंदना ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, छी समीर, अच्छे से देखो, वो लकड़ी नहीं बल्कि हड्डी है। वंदना की बात सुनकर समीर ने अपने हाथों की तरफ गौर से देखा और हंसते हुए कहा, अरे हाँ यार, ये तो सच में हड्डी है। इतना कहकर वो अपनी जगह से उठकर शालिनी के पास जाने लगा। ये देखकर शालिनी ने उससे कहा, समीर, खबरदार जो उस हड्डी को लेकर मेरे पास आए, मैं तुमसे कभी भी बात नहीं करूँगी। ये सुनकर समीर ने कहा, अरे इतना डर क्यों रही हो, बस एक हड्डी ही तो है ये। इतने में वंदना ने घबराते हुए कहा, हाँ ये हमें भी पता है कि ये बस एक हड्डी है, पर पता नहीं ये हड्डी किसकी है। ओ कम ऑन यार, हम जंगल में हैं, किसी कब्रिस्तान में नहीं जो हमें इंसानी हड्डी मिलेगी। शायद किसी जानवर की हड्डी होगी। प्लीज़ यार, जिसकी भी हड्डी हो तुम इसे कहीं दूर फेंक कर आओ, प्रिया ने बिगड़ते हुए समीर से कहा। सब लोग नोकझोंक में लगे हुए थे कि अचानक से नितिन ने उन्हें चुप कराते हुए कहा, गाइस, एक मिनट के लिए चुप हो जाओ। नितिन के इस बिहेवियर से सब लोग चौंक गए और समीर ने उससे पूछा, क्या हुआ नितिन? भाई, मुझे अचानक से किसी चीज़ की आवाज़ आई। ऐसा लग रहा था मानो पत्तियों पे कोई चीज़ चल रही हो। अरे यार, मैं ही तो चल रहा हूँ यहाँ। नहीं भाई, आवाज़ दूसरी तरफ से आ रही थी। यार तुम भी हद करते हो। समीर ने बस इतना कहा ही था कि वो आवाज़ दोबारा सुनाई पड़ी और इस बार नितिन के साथ समीर और बाकी लोगों ने भी उस आवाज़ को सुना। इससे तीनों लड़कियां बहुत डर गई और एक दूसरे को पकड़कर एक साथ खड़ी हो गई। नितिन और समीर चारों तरफ देखने लगे कि तभी अचानक उनके पास के एक झाड़ी में हलचल हुई। ये देखकर शालिनी चीखती हुई बोली, समीर उधर देखो, लगता है वहाँ झाड़ियों में कुछ है। ये सुनकर समीर और नितिन दोनों फुर्ती से उस तरफ पलट गए। सच में झाड़ियों में बहुत तेज हलचल हो रही थी और किसी के फुफकारने की आवाज़ें आ रही थी। समीर अपने हाथों में पकड़े उस हड्डी को लेकर झाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। ये देखकर वंदना ने उससे कहा, समीर पागल हो क्या? पता नहीं वहाँ कौन सा जंगली जानवर छुपा बैठा है। कुछ नहीं होगा यार, उस झाड़ी का साइज तो देखो। अगर कोई जंगली जानवर हुआ भी तो खरगोश से ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। इतना कहकर समीर फिर से उस तरफ बढ़ने लगा। झाड़ी के पास आकर समीर ने एक बार अपने दोस्तों की तरफ मुड़कर देखा और फिर अपने हाथों में पकड़े हुए उस हड्डी से झाड़ी को टटोलने लगा। अचानक ही उस झाड़ी में से एक नेवला कूदता हुआ बाहर निकला और समीर ने जोर से हंसते हुए कहा,
ओह माय गॉड, इसे कहते हैं खोदा पहाड़ और निकला चूहा। ये तो बस एक छोटा सा नेवला है और तुम लोग बेकार में ही डर रहे थे। समीर की बात सुनकर सब लोग हंस रहे थे, मगर वंदना का ध्यान उस झाड़ी की तरफ ही था। काफ़ी देर तक देखने के बाद उसने समीर से कहा, समीर, उस झाड़ी में अब भी कुछ है। झाड़ी के नीचे देखो, कुछ दिखाई दे रहा है। वंदना की बात सुनकर समीर इस बार अपने हाथ में पकड़े हड्डी से झाड़ी के नीचे टटोलने लगा। अचानक वो हड्डी किसी चीज़ से टकराई और जब समीर ने उस चीज़ को खींचकर बाहर निकाला तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। प्रिया ने हकलाते हुए कहा, ये तो वही सांप है जिसे जिसे समीर ने पत्थर से कुचल कर मार डाला था। ये सुनकर वंदना ने डरते हुए कहा, हाँ ये तो वही है, मगर ये यहाँ कैसे? मुझे तो लगता है ये जिंदा है। दोनों की बातें सुनकर समीर ने उस सांप को हड्डी पर उठा लिया और उनको दिखाते हुए कहा, तुम दोनों बेकार में डर रही हो। ये देखो, ये सांप मरा हुआ ही है। लगता है वही नेवला इसे खाने के लिए यहाँ तक लेकर आया है। शायद तुम दोनों भूल रही हो कि नेवलों का खाना सांप ही होता है। इतना कहकर समीर ने अपने हाथों में पकड़ी हड्डी समेत उस सांप को एक तरफ फेंक दिया और वापस आने लगा। समीर ने अपना कदम आगे बढ़ाया ही था कि उन लोगों को एक भयानक फुफकारने की आवाज़ सुनाई पड़ी। समीर और उसके दोस्तों ने उस तरफ देखा तो सबकी जान हलक में आ गई। वो सांप अपना फन फैलाए गुस्से से फुफकारते हुए उन्हें ही देख रहा था। उसकी आंखें अंधेरे में हीरे सी चमक रही थी। ये देखकर शालिनी ने चीखते हुए कहा, समीर, जल्दी से यहाँ आओ। समीर जाने के लिए पलटा और उसने जैसे ही अपना कदम आगे बढ़ाया वो सांप भी उस पर झपट पड़ा। अब आगे क्या होगा? क्या समीर उस सांप का शिकार बनने वाला है? जिस सांप को उन्होंने मार डाला था वो वापस जिंदा कैसे हो गया? क्या ये 5 दोस्त अब भी उस जंगल में ट्रैकिंग के लिए रुकेंगे? सारे सवालों का जवाब जानने के लिए सुनते रहिए मोहिनी।